मुख्यमंत्री अभ्युदय क्लासेस जो फ्री कोचिंग क्लास है उसमें आप सबका पुनः स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग जैसे कल हम लोगों ने यूरोपियों का आगमन कंप्लीट किया, आज हम लोग ये देखेंगे कि अंग्रेजों ने कैसे भारत पर अपने विजय का क्रम और सर्वोच्च शक्ति की प्राप्ति की तरफ अग्रसर होते हैं। जैसे उस दिन हमने बात की थी कि इतिहासकारों के जो कथन है उसके अनुसार डुप्ले ने दक्षिण भारत में भारत की चाबी खोजने की कोशिश की जो वो प्राप्त नहीं कर सका, बल्कि अंग्रेजों ने या क्लाइव ने वह चाबी बंगाल में खोजी और प्राप्त कर ली। ठीक है, तो हम लोग अंग्रेजों के उत्थान की या सर्वोच्चता की तरफ बढ़ने की कहानी जो है वो हम लोग बंगाल से प्रारंभ करते हैं। बंगाल, ठीक है, बंगाल में हम लोगों ने उस दिन बात किया था कि अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद कैसे सिराजुद्दौला गद्दी पर आते हैं, नवाब बनते हैं वहां, और सिराजुद्दौला के विरोध में मीर जाफर, घसीटी बेगम इत्यादि भी आ जाते हैं, जो लोग एक गठित अपना संबंध बनाते हैं। लेकिन हुआ क्या कि जो अलीवर्दी खां से समझौता था अंग्रेजों का, उस समझौते का जब अंग्रेजों ने उल्लंघन किया और कलकत्ते की किलेबंदी प्रारंभ की, तो सिराजुद्दौला ने आक्रमण करके उस किलेबंदी को रोक दिया, बहुत से अंग्रेजों को बंदी बना लिया। और जब ये सब चीजें हुई और वहां ये विजयी के रूप में आते हैं, तो क्लाइव को दक्षिण भारत से उत्तर भारत बुलाया गया ताकि वह इस चीज को मैनेज कर सकें, सिराजुद्दौला के साथ एक नई संधि की जा सके और सिराजुद्दौला से संधि के पश्चात पुनः एक व्यवस्था दी जा सके ताकि भविष्य में ये चीजें ना होने पाए। क्लाइव जब दक्षिण भारत से आता है यहां पर, तो उसने सबसे पहले एक षड्यंत्र प्रारंभ किया। षड्यंत्र क्या था? उसने बहुत से अमीरों को जो सिराजुद्दौला के शासन में अमीर थे, उस समय बंगाल के प्रभावशाली व्यक्ति थे, उन सबके साथ एक गुप्त संधि कर ली और सिराजुद्दौला के खिलाफ एक समिति यानी एक षड्यंत्रकारी लोगों का, देशद्रोही लोगों का एक गठबंधन तैयार कर दिया। अब उस षड्यंत्र में प्रमुख भारतीय जो अंग्रेज वो थे बंगाल के, उनमें कौन कौन? पहला मानिकचंद, ठीक है, दूसरा अमीरचंद, राय दुर्लभ, मीर जाफर, जगत सेठ इत्यादि। इन लोगों को सिराजुद्दौला के खिलाफ अंग्रेजों द्वारा निर्मित जो गठबंधन था, जिसमें यह था कि हम सिराजुद्दौला को हटा करके जाफर को गद्दी पर बैठाएंगे और बंगाल का नया नवाब बनाएंगे, उसमें ये लोग सम्मिलित हो जाते हैं। ठीक है, इसमें यार लतीफ भी थे जो इनके बहुत खास थे। ठीक है, और सिराजुद्दौला की सेना में प्रमुख भाग रखते थे। कहते हैं जब ये सब चीजें हुई तो सिराजुद्दौला ने इस परिस्थिति को समझा, और जब वो ये परिस्थिति देख रहा है कि मेरे ही खिलाफ मेरे ही लोग अंग्रेजों के पक्ष में जा रहे हैं, तो उसने इस परिस्थिति से स्वयं को निकालने के लिए अंग्रेजों के साथ अलीनगर की संधि की। यह संधि सिराजुद्दौला वर्सेज अंग्रेजों के मध्य हुआ। अब इस संधि में फरवरी 57 में होता है। फरवरी 1757। अब जब अलीनगर की संधि अंग्रेजों के साथ सिराजुद्दौला मजबूरी में करते हैं, तो इस संधि की कुछ धाराएं भी रही होंगी। अब इन धाराओं की जब बात करें तो इसमें पहली चीज क्या हुई कि सिराजुद्दौला ने कलकत्ता की किलेबंदी का करने का अधिकार अंग्रेजों को दे दिया। पहले इसी के लिए इन्होंने आक्रमण कर दिया था, लेकिन मजबूरी में इन्होंने
ये दिया भी। दूसरा, जितने भी अंग्रेज बंदी थे इन सबको रिहा किया। तीसरा, अंग्रेजों को जो पूर्व में व्यापारिक अधिकार मिला हुआ था वो सारे अधिकार पुनः प्रदान किए। इस प्रकार की जो भी चीजें थी वो सारी के सारे अधिकार सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को पुनः वापस कर दिए और ये कहा गया कि भविष्य में हम एक दूसरे के मित्र बनकर के रहेंगे। लेकिन चूंकि अंग्रेज हैं उनकी चीजों पर विश्वास इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए था, फिर भी सिराजुद्दौला ने किया। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि जो षड्यंत्र अंग्रेज कर रहे थे वो षड्यंत्र वो करते रहे। और इस अलीनगर की संधि में भी उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी चीजें डाली थी कि कभी भी नवाब के साथ युद्ध छेड़ा जा सके, क्योंकि इस परिस्थिति में फ्रांसीसी जो हैं वो नवाब के साथ थे। यानी जो फ्रांसीसी थे वो नवाब के साथ हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया, मार्च में 1757 में बंगाल में जो फ्रांसीसी बस्ती थी चंद्रनगर, बंगाल में जो फ्रांसीसी बस्ती है चंद्रनगर, सॉरी दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, फ्रांसीसी नवाब के मित्र हैं। अंग्रेजों ने क्या किया कि नवाब के मित्र इन फ्रांसीसियों की बंगाल में जो बस्ती थी चंद्रनगर, वहां पर मार्च में आक्रमण करके चंद्रनगर को विजित कर लिया। देखिए स्थिति क्या हुई। अब हम एग्जाम्पल पे आते हैं कैसे किया उन्होंने। देखिए एक है दाताराम, ठीक है, इनको हम मानते हैं सिराजुद्दौला दाताराम। दूसरे हैं हार्वर्ड, अंग्रेज हो गए। अब इस दाताराम की एक व्यक्ति से मित्रता है, नाम है जोसेफ, ठीक। हार्वर्ड ने दाताराम से एक संधि कर ली। अब जब संधि हो गई फिर भी दाताराम ने तो इन पर विश्वास कर लिया, लेकिन यह व्यक्ति इतना ज्यादा कुटिल था कि इसने हमेशा इसके अहित की बात सोची। तो अहित अगर किसी का करना है तो जरूरी थोड़े है कि उसको पीटा जाए। उसके मित्र को अगर हम जुतिया देते हैं तब पर भी उसका अहित तो हो ही सकता है। इसलिए इस व्यक्ति ने जोसेफ के घर पर कब्जा कर लिया। इनके घर से तात्पर्य चंद्रनगर, जोसेफ से तात्पर्य फ्रांसीसी, हार्वर्ड से तात्पर्य अंग्रेज, दाताराम से तात्पर्य सिराजुद्दौला। ठीक। अब अगर दाताराम के मित्र जोसेफ के घर पर हार्वर्ड ने कब्जा कर लिया तो क्या दाताराम को जोसेफ की सुरक्षा में हार्वर्ड से युद्ध करना चाहिए? हाँ। इसलिए दाताराम ने मजबूरी में हार्वर्ड से युद्ध मोल लिया। हार्वर्ड तो यही चाहता ही था, क्योंकि जब तक फ्रांसीसी सिराजुद्दौला के मित्र थे, सिराजुद्दौला की शक्ति ज्यादा थी अंग्रेजों से, क्योंकि फ्रांसीसियों की सेना आधुनिक तरीके से सुसज्जित थी।
अंग्रेजों की सेना आधुनिक तरीके से सुसज्जित थी। इनके कितने भी मित्र यहां सपोर्ट करते, लेकिन सिराजुद्दौला चूंकि नवाब था, इसलिए उसके मित्रों की तुलना में उसकी सैन्य शक्ति ज्यादा थी, उसके प्रति भी अधिकतर विश्वास पात्र लोग थे। इसलिए वहां यह हो सकता था कि दाताराम और जोसेफ की संयुक्त सेना से हार्बर्ट मुकाबला नहीं कर पाता। इसलिए क्लाइव की एक चाल के तहत उसने सबसे पहले कमजोर जोसेफ को तोड़ा और उसके बाद अब मौके पर दाताराम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्लासी का युद्ध। जून 1757, 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध। अब इस प्लासी के युद्ध में कई लोग, जैसे पहला तो क्लाइव और दूसरे हुए सिराजुद्दौला। दो पक्ष हैं। अब अगर हम लोग सिराजुद्दौला के पक्ष में देखें तो एक है मीर मदान और दूसरा है मोहनलाल। इनके सेनापतियों में अब क्लाइव ने क्या किया भाई, इसके साथ अंग्रेजी आधुनिक सुसज्जित सेना है ही है, इसने अपने साथ मीर जाफर को मिला लिया। यार लतीफ, फिर और जो थे राय दुर्लभ, अमीरचंद, ये सब जो भी हैं वो सब तटस्थ हो गए। युद्ध में ये भी नहीं गए। मीर जाफर भी अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ तटस्थ रहा। कुछ ही ऐसे लोग थे जो अंग्रेजों के पक्ष में युद्ध कर रहे थे। प्लासी हुआ थे कि प्रारंभिक दौर में, युद्ध के प्रारंभिक दौर में मोहनलाल और मीर मदान ने अंग्रेजी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। भारत के इतिहास में बहुत सी चीजें तुरंत हुई और तुरंत होने के बाद वो घटना ऐसी हो गई कि उसने इतिहास ही बदल दिया, नया इतिहास शुरू हो गया। तो इस युद्ध में कह रहे हैं कि इन दोनों की वीरता इतनी अच्छी थी कि एक समय ऐसा लगा कि क्लाइव पराजित हो जाएगा, लेकिन उसी समय अंग्रेजों की एक गोली मोहनलाल को लग जाती है और उसमें मोहनलाल की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही मोहनलाल को गोली लगी और उसकी मृत्यु हुई, सिराजुद्दौला हिम्मत हार गया और उसने स्वयं को संधि के लिए बात करने लगा मीर मदान से। लेकिन मीर मदान से उन्होंने रोका, उसे कहा आप मैदान मत छोड़ो, जरूरी नहीं है कि हम युद्ध हारे ही। तो अगर मैदान न छोड़ने के लिए कहा उसने, तो उसे लग रहा होगा कि हम कहीं ना कहीं युद्ध में हरा सकते हैं। मोहनलाल मरे हैं, सारे मोहनलाल नहीं मरे हैं, एक मोहनलाल मरा है। युद्ध हो सकता था, युद्ध में विजय मिल सकती थी, लेकिन मनोबल का हारा हुआ व्यक्ति कभी भी किसी भी चीज में सफल नहीं हो सकता। सिराजुद्दौला के साथ भी वही था। लाख समझाने के बाद भी सिराजुद्दौला युद्ध के मैदान को छोड़कर राजधानी मुर्शिदाबाद की तरफ भागा। ठीक, मीर जाफर के पुत्र मीरन बहादुर अधिकतर जगह मीरन ही नाम मिलता है। मीरन बहादुर ने इसका पीछा किया और पकड़कर इसकी हत्या कर दी और इस प्लासी के युद्ध में अंग्रेज या क्लाइव विजयी हो गया। प्लासी का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था और प्लासी के युद्ध से ही हम लोग मध्यकाल और आधुनिक काल की
विभाजन को मानते हैं। यानी ये से पूर्व मध्यकाल, उसके पश्चात आधुनिक काल, ये चीज विभाजन रेखा हम लोग प्लासी के युद्ध को मानते हैं और वहीं से प्रारंभ भी होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर सिराजुद्दौला मारे गए। मारा किसने? मीर जाफर के बेटे ने। उससे पहले मीर जाफर के साथ संधि क्या की थी? युद्ध में तटस्थ रहने के लिए, कि यदि आप युद्ध में तटस्थ रहते हैं तो सिराजुद्दौला के पश्चात मीर जाफर को ही नवाब बनाया जाएगा बंगाल का। यानी युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित हुए तो क्लाइव के द्वारा जाफर के साथ किया गया संधि पूरी की जाएगी। ठीक, और बंगाल का नया नवाब कौन बनेगा? मीर जाफर। ठीक है, तो लोग देखते हैं मीर जाफर। मीर जाफर 1757 से 1760 ये टाइम पीरियड, एक कठपुतली नवाब बना है। और जब नवाब बनते हैं ये, तो मीर जाफर ने कंपनी को, क्लाइव को, अंग्रेज अधिकारियों को बहुत से ज्यादा उपहार दिए। उपहार की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि राजकोष खाली हो गया। समस्या है, अगर किसी भी व्यक्ति को थोड़े से उपकारों के लिए इतने ज्यादा उपहार दे दिए जाएं, तो क्या वह व्यक्ति एक बार उपहार लेने के पश्चात शांत हो जाएगा? कभी नहीं। वह व्यक्ति अगर लालची स्वभाव का है तो वो लगातार उपहारों की डिमांड करेगा। अंग्रेज चूंकि शुरू से ही लालची थे, भारत आए ही थे लालच के पक्ष में, अधिक से अधिक वाणिज्यवाद के उसमें लाभ की प्राप्ति हो सके। तो अगर वो इसीलिए आए थे तो मीर जाफर से 1757 के पश्चात भी पूंजी की मांग की जाएगी, डिमांड जारी रहेगी। और मीर जाफर एक बुजुर्ग हैं, कोई विजन भी नहीं था उनके पास कि कुछ अलग कर सकें। तो अगर बुजुर्ग हैं, राजकोष खाली है, तो फिर वो पूंजी की डिमांड कैसे करते? इसलिए जब पूंजी की डिमांड नहीं कर सके, यानी जो अंग्रेजों की मांग होती थी उसे जब ये पूरा नहीं करने पाए, तो उस समय क्लाइव के जाने के बाद वेंसिटार्ट 1760 में वेंसिटार्ट ये गवर्नर थे बंगाल के। वेंसिटार्ट ने एक योजना बनाई और इस योजना में मीर जाफर के दामाद मीर कासिम से एक संधि की। अगर आपने किसी के साथ विश्वासघात किया है तो आपके साथ भी आज नहीं तो कल विश्वासघात होगा। यहां से सीख मिलती है। मीर जाफर ने अपने स्वामी के साथ विश्वासघात की, तो मीर कासिम ने अपने स्वामी प्लस ससुर जी के साथ विश्वासघात किया। सभी ससुर जी लोगों के लिए एक सीख मिलती है, कभी भी दामाद पे विश्वास ना करें, क्योंकि दामाद भी मीर कासिम की तरह हो सकते हैं। वैसे आप ये चीजें नहीं रह गई, अब तो दामाद भी बड़े अच्छे आते हैं, बाबू सोना हो गए, सब अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, देखिए मीर कासिम के एक साथ संधि की। उसके बाद वेंसिटार्ट ने जाफर को बुलाकर ये कहा कि वो अपने सभी अधिकार, सब सूबेदार मीर कासिम को सौंप दें। अब उप सूबेदार या सब सूबेदार, उप सूबेदार के पास
अगर सारे राजत्व के अधिकार आ जाए तो जो नवाब है वह शक्तिहीन हो जाएगा। तो ऐसे कठपुतली नवाब के पद पर क्या रहना अच्छा होगा, जहां पर आपके पास सिर्फ बैठने के अलावा अधिकार ही ना हो। भाई भारत का राष्ट्रपति शक्तिहीन है, लेकिन उसके पास इतना जरूर अधिकार है कि बिना उसके सिग्नेचर के कोई भी संविधान संशोधन या कोई भी नया कानून नहीं बन सकता। यानी उसे कुछ न कुछ अधिकार मिला है, सम्मान भी मिला। यहां तो जब चाहो तो वहां बुला लो, अधिकार आदेश दे दिया जाए, यानी एकदम नौकर की तरह हो गया। अधिकार तुम्हारे पास बहुत है लेकिन दिखाने के नहीं है। ऐसी स्थिति में मीर जाफर ने नवाब के पद से त्याग पद दे दिया और नया नवाब फिंस्टार्ड के समय बनाए गए मीर कासिम। ठीक है, तो अब हम लोग ये देखते हैं मीर कासिम कैसे। मीर कासिम के विषय में कहा जाता है वो बंगाल का अंतिम ऐसा नवाब था जिसके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। अच्छी बात है, था भी वो ऐसा क्योंकि उसने अंग्रेजों से मुक्ति के लिए सोचा कि कैसे हम अंग्रेजों को भारत से बाहर कर सकें और स्वतः भारतीय लोगों की सत्ता स्थापित कैसे। स्वयं को अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त करने के लिए सोचा उसने, लेकिन मुक्त कर नहीं पाया। मीर कासिम 1760 से 63, क्योंकि 63 में इसे हटा दिया गया, 64 मत याद रखना कि बक्सर युद्ध तक था, ऐसा नहीं है। 1763 में उसे हटाने के बाद पुनः मीर जाफर को बनाया जाता है और जब मीर जाफर गवर्नर बन गए तो 63 में चूंकि हटाए गए तो भाग गए। भागने के बाद अवध में आए। अवध में शाह आलम और सुजाउद्दौला से संधि की और संधि के बाद बक्सर का युद्ध लड़ा कि अगर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो पुनः व्यवस्था हाथ में आ जाएगी, अन्यथा सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो विजय प्राप्त नहीं हुए और जो व्यवस्था हाथ में आ सकती थी वो आई नहीं। युद्ध में जैसे ही पराजय हुए भाग गए दिल्ली और फिर दिल्ली में ही 1777 में इनकी मृत्यु हो गई। कार्य देखो इसके क्या क्या थे। सबसे पहला जो इसने कार्य किया वो अपनी राजधानी का स्थानांतरण। राजधानी थी कहां? मुर्शिदाबाद। इस मुर्शिदाबाद की राजधानी को मुंगेर ले गया। कारण क्या था? कारण यह था कि मुर्शिदाबाद में इतना ज्यादा षड्यंत्रकारी माहौल था कि वह इस माहौल से स्वयं को अलग करना चाहता। और इस माहौल से स्वयं को कब अलग कर सकता है? जब दूरी बढ़ जाए ऐसे षड्यंत्रकारी लोगों से। तो उसने अपनी राजधानी मुंगेर पहुंचा दी ताकि अंग्रेजों से दूरी जब बढ़ेगी तो अंग्रेजों का हस्तक्षेप उसके प्रशासन में कम होगा और जब अंग्रेजों का हस्तक्षेप प्रशासन में कम होगा तब यह स्वतंत्र रूप से नवाब के कार्यों का निर्वहन कर सकता है। नवाब बनाने के बदले भी कुछ मिला होगा। इसने क्या किया देखो, मुंगेर में राजधानी के बनाने के बाद यहां पर कुछ और कार्य किए। इसने तोपखाना और तोड़दार बंदूक बनाने का कारखाना लगाया। ठीक। दूसरी चीज, सेना की आधुनिकीकरण। सेना का आधुनिकीकरण करने का प्रयास किया। अब हम बात करते हैं आधुनिकीकरण क्यों? क्योंकि आधुनिकीकरण के पश्चात निर्मित हुई सेना की कुशलता से यह वाकिफ हो गया था। इसने यह देखा था कि कैसे 250-300 अंग्रेज सैनिक भारत की 10,000 की सेना पर भारी पड़ते हैं। तो जब इसने उनकी आधुनिकता देख ली थी तो इसने सोचा कि अगर हम भारत की सेना को आधुनिक बना दें तो शायद अंग्रेजों को बाहर किया जा सकता है। इसलिए भारतीय सैनिकों को आधुनिक बनाने की तरफ आगे बढ़ता है और उसके आधुनिकीकरण के लिए एक जर्मन व्यक्ति
जिनको बाद में मसरू के नाम से समरू के नाम से कहा गया, वाल्टर रीनहार्ड। वाल्टर रीनहार्ड ये नाम था इनका, बाद में ये समरू के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्हें सेना में रखा, ठीक है, इन्हें सेना में रखा। दूसरा कार्य क्यों, ठीक है, चीजें कैसे विवाद होती भाई। अब अगर मीर जाफर से भी समस्या होती, बक्सर युद्ध लड़े गए, उनको भी हटाया गया, तो कुछ ना कुछ समस्या इन्होंने भी अंग्रेजों के लिए क्रिएट किया होगा, तभी तो हटाया गया। तो अब समस्या क्या क्या क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा इन्होंने क्या किया, पटना नहीं, बिहार के उप सूबेदार नाम था राम नारायण। इनसे किसी प्रश्न को लेकर इनसे मतभेद हुआ और राम नारायण क्लाइव के विश्वस्त थे। इन्होंने उसके साथ कुछ बातें भी की थी उल्टी सीधी, और भी कई आरोप थे। तो उस कासिम ने, गबन का भी इनके ऊपर आरोप था, क्लाइव के विश्वस्त थे। तो जब क्लाइव विश्वस्त हैं तो वही कहते हैं ना, मालिक से ज्यादा उसका कुत्ता भौंकता है। कहने की बात नहीं है, सच्चाई भी है, मालिक से ज्यादा कुत्ता भौंकता है। तो स्वाभाविक है राम नारायण भी क्लाइव से ज्यादा भौंकने का कार्य करते। तो जब ज्यादा भौंकते हो तो कुत्ता सबसे पहले मारा जाता है, मालिक बाद में मारा जाता है, मालिक का सेटलमेंट हो जाता है, ज्यादातर कुत्ते ही मारे जाते हैं। तो यहां भी क्लाइव के विश्वस्त होते हुए भी मीर कासिम ने अंग्रेजों से राम नारायण की मांग की। अंग्रेजों ने राम नारायण को, क्लाइव को, मीर कासिम को सौंपा और मीर कासिम ने इसकी हत्या करवा दी। पहली गलती। दूसरा, पटना में एक एलिस पुलिस अधिकारी थे, ठीक है, इन्होंने आक्रमण किया पटना पर और अधिकार कर लिया। एलिस ने पटना पर अधिकार किया। अब अधिकार किए हो तो किसी हक से तो करना चाहिए। पटना का नवाब किसके अधीन, मीर कासिम के। तो अगर मीर कासिम और अंग्रेजों के संबंध ठीक हैं या संधि के तहत हैं, जो अंग्रेजों ने डिमांड की थी वो सारी डिमांड कासिम ने पूरी कर दी है, तो उंगली करने की क्या आवश्यकता। लेकिन कासिम ने पटना पर आक्रमण करके अधिकार किया, यानी उंगली की। अब मीर कासिम ने तुरंत एलिस पर आक्रमण किया, कासिम ने, और इस आक्रमण में एलिस की पराजय हुई और मृत्यु हो गई। दूसरी उंगली किसके द्वारा, कासिम के द्वारा अंग्रेजों को, यानी धीरे धीरे गैप बढ़ रहा है। जो संबंध मधुर थे, अंग्रेजों ने इनको नवाब बनाया था, वो संबंध फिर से खराब होते जा रहे हैं और पुनः स्थिति क्या हो जा रही है, एक नए युद्ध की तरफ दोनों व्यक्ति, ठीक है। तीसरा देखिए, दस्तक। हम लोगों ने इस पे कुछ बातें की थी। अब देखिए फिर से हम लोग विस्तार से बात करते हैं। दस्तक एक प्रपत्र था जिसके माध्यम से अंग्रेजों को व्यापारिक छूट मिलती थी। ठीक है, चलो व्यापारिक छूट मिलती थी। तो अगर अंग्रेजों को व्यापारिक छूट मिलती है तो उससे बंगाल के नवाब को क्या फायदा और क्या नुकसान। भाई अंग्रेज जो है वो दस्तक के माध्यम से व्यापारिक छूट का लेकर के निर्वहन कर रहे हैं, तो उससे इन्हें तो कोई नुकसान नहीं होना चाहिए था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, ये जो दस्तक प्रपत्र था इसे भारतीय व्यापारियों को
बेचना प्रारंभ कर दिया, ये बेचते थे। अब अगर भारतीय भी दस्तक से ही व्यापार करने लगे तो अंग्रेजों को तो ऑलरेडी छूट मिल रही थी, भारतीयों को भी छूट मिलने लगी। नुकसान किसको? नवाब को। किस चीज का? राजस्व का। जो भी चुंगी भारतीय व्यापारियों के वस्तुओं पर नवाब को मिल सकती थी, दस्तक के उपयोग से वह चुंगी भारतीय व्यापारियों के माध्यम से नवाब को अब नहीं मिलेगी। हुआ क्या? कासिम ने इस दस्तक के दुरुपयोग की शिकायत गवर्नर से की कि अंग्रेज व्यापारी ऐसी ऐसी चीज कर रहे हैं, कृपया करके इस दस्तक के दुरुपयोग पर रोक लगाइए, क्योंकि इसके माध्यम से जो दुरुपयोग हो रहा है उसकी वजह से हमारा काफी ज्यादा राजस्व की हानि होती है। अब देखिए नुकसान पे थोड़ा सा हम लोग मैथमेटिकल आते हैं। अब मानते हैं कि व्यापारिक टैक्स जो है वो 10%, ठीक, व्यापारिक टैक्स 10%। अब व्यक्ति कौन कौन? एक अंग्रेज और दूसरा है भारतीय। अंग्रेज भी 100 रुपए की वस्तु खरीदता है, भारतीय भी 100 रुपए की वस्तु खरीदता है। अंग्रेजों के पास चूंकि दस्तक है, इसलिए अंग्रेजों के पास जो टैक्स लगता है वो 0 रुपया हो गया। भारतीयों के पास अगर दस्तक नहीं है तो उनके पास 10 रुपए, ठीक है, यही तो हुआ। अब अंग्रेजों की वस्तु मार्केट में जाएगी तो 100 रुपए में जाएगी, भारतीयों को वस्तु मार्केट में जाएगी तो 110 रुपए में जाएगी। यह जो 10 रुपए है, अब भाई अंग्रेज 0 ही देते हैं, भारतीय 10 देते हैं, तो जो 10 रुपए आया ये क्या हो गया? राजस्व, नवाब, ठीक है। अब इस पे प्रॉफिट जो भी ले लें, मान लो कि 100 रुपए बस तो 120 में बेचा, इन्होंने 110 की बेच तो 120 में बेचा। अंग्रेजों को 20 रुपए का लाभ हुआ, भारतीयों को मात्र 10 का लाभ हुआ। भारतीय कम लाभ पर भी जीवित रह सकते हैं, बहुत कम में भी जीवित रह सकते हैं। अंग्रेजों के साथ ये नहीं था, बड़े वीआईपीज, ठीक है। तो ये जो 10 रुपए का राजस्व है, इसका नुकसान कैसे करवाया? अब अंग्रेज व्यापार नहीं करता, उसने जो अपना दस्तक है वो इस भारतीय को बेच दिया। दस्तक किसके पास आ गया? भारतीयों के पास आ गया। तो अगर अंग्रेज व्यापार नहीं करता है तो 100 रुपए भी नहीं खरीदेगा, कई वस्तु नहीं खरीदा, ये तो होगा। अब जब यहां आ गया तो जो टैक्स में पड़ता है दस्तक का, तो अब भारतीयों को भी टैक्स कितना पड़ेगा? 0। अंग्रेजों ने कहा तुम 10 रुपए में देते, तुम्हारी वस्तु सस्ती हो जाएगी, तुम और अच्छा व्यापार कर सकते हो, हम भी व्यापार से हट जाएंगे। तो ऐसा करो कि जो दस्तक वाला पूंजी है वही वस्तु तो उतने में बिकेगी। अगर 10 रुपए 10% की छूट थी तो वस्तु का 5% तुम, यानी 5 रुपए हमें दे देना। 5, 7, 8 जैसे समझौता हो जाए, संधि जैसे भी हो जाए, ये चीज अंग्रेजों को दे दो। तो अंग्रेजों को अब प्रॉफिट क्या हुआ? घर बैठे यह मुद्रा मिलने लगी, यानी पहले 20 का, अब घर बैठे किसा, बिना किसी पूंजी निवेश के, बिना किसी मेहनत के ये 5 रुपए मिलने लगा। क्योंकि व्यापार में अब प्रतिस्पर्धा है, उनको किसी से नहीं करनी है। व्यापार जितना ज्यादा भारतीयों का होगा उतना ज्यादा इनको पूंजी मिलेगी। नौकरी जो अंग्रेजी सरकार की कर रहे थे वो तो ऑलरेडी है। दूसरा देखो भारतीयों के साथ क्या हुआ कि दस्तक मिलने से अंग्रेजों को इन्होंने क्या दिया? वस्तु का 5%, ठीक। तो अब वस्तु की कीमत कितनी हो गई? जो 110 थी वो हो गई 105। 105 की वस्तु को 115 से लेकर के 120 तक बेच सकते हैं, अर्थात इनका लाभ अगर 115 में ही बेचे तो 10 रुपए का। लेकिन राजस्व कितना आया? ये तो 5 इनको दे रहे हैं, राजस्व पड़ा 0, यानी राजस्व हो गया 0। यानी इस प्रकार राजस्व की हानि हो रही है नवाब की। अब अगर राजस्व की हानि हो रही है नवाब का,
तो कासिम ने किया कहा कि ऐसे चूतियापा नुकसान से अच्छा है कि हम फ्री ऑफ कास्ट कर दें, संपूर्ण व्यापार पे कोई चुंगी ही नहीं लगेगी। इसलिए उसने एक आदेश पारित किया। एक आदेश दिया कि जो भारतीय व्यापारी हैं वो भी बिना चुंगी के, किसी भी प्रकार की कोई चुंगी नहीं, बिना चुंगी के व्यापार कर सकते हैं। चलिए, अच्छा आदेश, बहुत अच्छा। फ्री टैक्स चुंग के व्यापार करेंगे, बिना टैक्स व्यापार करेंगे, अच्छी बात है। वस्तु के मूल्य कम हो जाएंगे, जब टैक्स नहीं पड़ेगा तो वस्तु का मूल्य कम हुआ। वस्तु के मूल्य कम होने से फायदा किसको? जनता को। यानी उसके इस आदेश से जनता को फायदा होता, जनता की नजर में मीर कासिम एक श्रेष्ठ नवाब हो जाता। लेकिन इस आदेश से नुकसान किसको होता? अंग्रेजों को। क्यों? क्योंकि अब दस्तक खरीदार कोई नहीं था, कोई भी भारतीय दस्तक नहीं खरीदता। जब कुछ देने ही नहीं है, किसी भी प्रकार का उसके पेपर से कोई लाभ ही नहीं होगा, तो फिर दस्तक हम क्यों खरीदें? अर्थात जो भी कर्मचारी थे, जिन अंग्रेजों के पास भी दस्तक था, उनको आर्थिक नुकसान हुआ। और जैसे उन सबको आर्थिक नुकसान होगा, वो सारे कासिम के विरोधी हो जाएंगे, सारे कासिम के विरोधी हो जाएंगे। और जैसे ये सब कासिम के विरोधी होंगे, स्थिति क्या हो जाएगी? कान भरना शुरू गवर्नर का, कासिम को हटाओ, ये तो बड़ा नालायक है, ये किसी काम का नहीं है, ये तो हमारी ही लेने पर तुला है, ये हमारा ही विरोध कर रहा है, ये तो मेरे ही खिलाफ हम ही को भगाने का प्रयास कर रहा है। तो क्यों ना ऐसा करें कि मीर कासिम को ही सत्ता से हटा दिया जाए। इन लोगों ने गवर्नर का इतना कान भर दिया, क्योंकि गवर्नर भी देख रहा था उसके राष्ट्रीयता के कारण। गवर्नर ने 1763 में मीर कासिम को नवाब के पद से हटा दिया और मीर जाफर पुनः नवाब बनाए गए। ठीक है, अब मीर जाफर पुनः नवाब बन गए। तो अगर जाफर पुनः नवाब बने तो कुछ न कुछ तो होनी चाहिए। भाई कासिम ने भी बड़ा लाभ वाब दिया था, जाफर को तो मजबूरी में बनाया गया। अब अगर जाफर मजबूरी में नवाब बने हैं तो जाफर फिर कठपुतली की तरह हैं। तो जाफर अगर पुनः कठपुतली की तरह हैं, तो अब बंगाल में कोई भी ऐसा नवाब नहीं था जो अंग्रेजों से युद्ध कर सकता। लेकिन जब जाफर को मीर कासिम को हटाया गया, तो मीर कासिम ने अंग्रेजों से युद्ध करने की ठानी। उसने सोचा कि अंग्रेजों से युद्ध करके क्यों ना अंग्रेजों को ही भारत से बाहर या बंगाल से बाहर कर दिया जाए। तो जब युद्ध करने की ठानी, तो ये जानते थे कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, इसलिए एक त्रिगुट बना। मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम। मीर कासिम बंगाल के नवाब, कैसे नवाब? अफदस्त नवाब। शुजाउद्दौला अवध के नवाब, शाह आलम मुगल बादशाह। तीन चीजें। अब इन तीनों की सम्मिलित सेना ने अंग्रेजों से बक्सर का युद्ध लड़ा। ठीक है, तो इसे मिटाते हैं, फिर आते हैं हम लोग बक्सर पे।
बक्सर का युद्ध। अक्टूबर 1764, सॉरी 12 अगस्त, नहीं 22 अक्टूबर, अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। जैसे मैंने बताया, एक 3 सम्मिलित सेना है और दूसरी तरफ है अंग्रेज। इस सेना का नेतृत्व मीर कासिम कर रहा है और इस सेना का हेक्टर मुनरो। और इसमें पुनः ये पराजित होते हैं, यानी इन तीनों की सम्मिलित सेनाएं पराजित होती हैं और अब यह निश्चित हो गया कि भारत पर वास्तविक रूप से कौन, क्योंकि 1764 तक मराठे भी भीषण पराजय झेल चुके थे। 1764 तक फ्रांसीसी शक्ति जो दक्षिण भारत में मजबूत स्थिति में थी वह भी समाप्त हो चुकी थी। तो अगर फ्रांसीसी भी खत्म हो गए, मराठे भी खत्म हो गए, तो सिवाय बची कौन? अंग्रेज, क्योंकि मुगल बादशाह में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह अंग्रेजों का मुकाबला कर सके, क्योंकि इस सम्मिलित सेना में शाह आलम भी सम्मिलित थे, फिर भी पराजय झेलनी पड़ी। अब ऐसी स्थिति में कहते हैं इसी समय क्लाइव को पुनः गवर्नर बनाकर भेजा गया। और जब क्लाइव भारत पहुंचा बक्सर युद्ध के पश्चात, तो उसने तुरंत इन दोनों शक्तियों से, कौन? मुगल बादशाह और अवध के नवाब, दोनों के साथ अलग अलग संधि की। क्योंकि मीर कासिम तो भाग गए दिल्ली, जैसे ही पराजित हुए दिल्ली भागे, जहां 1777 में उनकी डेथ हो गई, उनको अधिकार छोड़ दिया। बंगाल पर, अब देखो यहां पर आज एक बात, बंगाल पर एक अल्पवयस्क जो मीर जाफर का बेटा था, उसे नवाब बनाया गया। अल्पवयस्क को नवाब बनाया, ठीक। दूसरा, क्लाइव ने मुगल बादशाह के साथ इलाहाबाद की प्रथम संधि की। इलाहाबाद की फर्स्ट संधि यह हुआ है 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765, ठीक। किसके साथ? शाह आलम के साथ। अब अगर ये संधि शाह आलम के साथ 12 अगस्त 1765 को हुई, तो संधि की कुछ धाराएं भी रही होंगी, क्योंकि मुगल बादशाह के साथ कर रहे हो। अभी तक अंग्रेजों को यह पता था कि मुगल बादशाह के प्रति निष्ठा है। अगर सत्ता परिवर्तन करते हैं मुगलों के साथ, तो जरूरी है कि पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी ये सब एकजुट हों और भारतीय शक्तियों को अपने साथ जोड़कर अंग्रेजों के ऊपर सामूहिक रूप से हमला कर दें। इसलिए यहां पर अंग्रेजों ने मुगल शासक की सत्ता को चुनौती नहीं दी, उससे अधिकतम लाभ प्राप्त करने की कोशिश किया, अधिक से अधिक लाभ मिल जाए। तो पहली धारा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों प्रांतों के दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मुगल बादशाह ने दिया।
देखिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, 3 प्रमुख प्रांत, तीनों के दीवानी अधिकार किसको मिल गए? अंग्रेज, यानी राजस्व वसूलो, दीवान तुम। दूसरा, इलाहाबाद प्लस कड़ा, इलाहाबाद और कड़ा के जिले अवध से लेकर मुगल बादशाह को दिए गए। ठीक, देखिए, यानी मुगल बादशाह को कुछ फायदा भी हो रहा है। तीसरा, 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन मुगल बादशाह को, यानी शाह आलम को दी गई, लाभ मिल रहा है इनको। दूसरा, मुगल बादशाह ने इनको क्या किया? उत्तरी सरकार, जिला है पश्चिम बंगाल में, उत्तरी सरकार के जमींदारी अधिकार या जागीर, उत्तरी सरकार की जो जागीर थी वो अंग्रेजों को दिया गया। ठीक है, अब इसमें अंग्रेजों को क्या लाभ मिला? भाई सब कुछ तो अधिकतर तो उन्हीं दिया। देखो, एक यहां जागीरदार जमींदारी अधिकार मिला और तीसरा ये 3 दीवानी अधिकार मिल गए। यानी अंग्रेजों ने आर्थिक हित को ध्यान में रखते हुए अपने लिए आर्थिक लाभ अर्जित कर लिया और मुगल बादशाह हमेशा के लिए अंग्रेजों के शरण में। ठीक है, दूसरी इलाहाबाद की संधि देखते हैं हम लोग। इलाहाबाद की सेकेंड संधि, इसका टाइम है 16 अगस्त 1765। यह संधि सुजाउद्दौला से की गई। अवध के नवाब सुजाउद्दौला से किया गया। ठीक, देखिए इसमें अवध का नवाब भाई पराजित तो हुआ ही, लेकिन फिर भी पहला अवध का राज्य सुजाउद्दौला को पुनः वापस किया गया। लेकिन इसका क्षेत्र थोड़ा सा कम था। इस अवध के राज्य में इलाहाबाद प्लस कड़ा नहीं थे। क्यों? क्योंकि इलाहाबाद और कड़ा दोनों शाह आलम को दे दिया गया। ठीक, दूसरी चीज, शाह आलम के साथ जो संधि की गई वो सम्मानजनक थी, लेकिन युद्ध क्षतिपूर्ति इनके ऊपर आरोपित की गई। 50 लाख हरजाना प्लस चुनार का दुर्ग अंग्रेजों को दिया इन्होंने। यानी ये चीजें अंग्रेजों ने इनसे मांग की, चुनार का दुर्ग ले लिया और 50 लाख रुपए हरजाना इनके ऊपर यानी क्षतिपूर्ति आरोपित की और वो ले ली। दूसरी चीज, तीसरा, वाराणसी प्लस गाजीपुर राजा बलवंत सिंह को दिए गए। ये सूबेदार थे वहां पर। ठीक है, ये सूबेदार हैं वहां, राजा बलवंत सिंह। लेकिन राजा बलवंत सिंह सूबेदार भी हैं तो अधीन किसके हैं? ये अंग्रेजों के सेवक थे, इन्हें स्थापित किया गया था वहां पर। लेकिन ये अधीन रहेंगे नवाब के ही। यानी अंग्रेजों ने उस क्षेत्र में
अपना एक पिट्ठू स्थापित किया राजा बलवंत सिंह के रूप में, जो अधीन तो है नवाब के, लेकिन कार्य किसके लिए कर रहा है? अंग्रेजों के लिए। तो अगर यह कार्य अंग्रेजों के लिए कर रहे हैं तो नवाब के इनसे संबंध बहुत मधुर नहीं होंगे। नेक्स्ट, संपूर्ण अवध में कर मुक्त व्यापार की सुविधा संपूर्ण अवध में अंग्रेजों को कर मुक्त व्यापार की सुविधा मिलेगी। अब तक कहां मिली हुई थी? बंगाल में। बक्सर नहीं, प्लासी युद्ध के पश्चात अंग्रेजों को संपूर्ण बंगाल में कर मुक्त व्यापार की सुविधा मिल गई। बक्सर युद्ध के पश्चात एक और प्रांत जुड़ गया, कौन सा? अवध। यानी अवध, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, एक बृहद क्षेत्र ऐसा है जहां पर अंग्रेजों को कर मुक्त व्यापार की सुविधा मिल गई, अर्थात अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति अब और अच्छी हो जाएगी। लास्ट इसमें यह कहा गया कि अवध में एक अंग्रेज सैन्य टुकड़ी रहेगी। सैन्य टुकड़ी रहेगी। इस सैन्य टुकड़ी का कार्य क्या होगा? अवध की सुरक्षा करना बाह्य आक्रमणों से। तो अगर अंग्रेजी सैन्य टुकड़ी अवध की सुरक्षा करेगी तो अवध की सेना का क्या काम? इसलिए जैसे ये व्यवस्था की गई, अवध के नवाब को स्वयं की सेना भंग करनी पड़ी, यानी खत्म। अब ये जो अंग्रेज सैन्य टुकड़ी है, इसका वेतन, खर्चा, अधिकार जो भी होता है, ये कौन देगा? कहा गया इस सैन्य टुकड़ी का संपूर्ण खर्च अवध उठाएगा। क्या बात है! ठीक वही सहायक संधि वाली स्थिति अवध पर 1765 में ही थोप दी गई। बाद में तो इसकी पुनरावृत्ति की गई वेलेजली के समय। यानी अवध सहायक संधि प्रणाली को यहीं पर स्वीकार कर लेता है। वैदेशिक मामले नहीं दिए, लेकिन आंतरिक मामले में हस्तक्षेप का अधिकार तो मिल गया था। ठीक, तो ये रहा अवध की स्थिति। देखिए, द्वैध शासन, ठीक है, ये अवध के साथ संधि। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अंग्रेजों को यदि दीवानी अधिकार मिले हैं तो उन्होंने एक व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। अब व्यवस्था वो क्या करते हैं? क्योंकि अंग्रेज ये जानते थे कि अगर संपूर्ण अधिकार हम अपने अधीन रखते हैं तो विद्रोह की संभावना हो सकती है, और अंग्रेजों के जितने भी विरोधी थे वो अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हो सकते हैं। इसलिए इन्होंने स्वतः शासन सत्ता नहीं ली, इन्होंने वहां पर द्वैध शासन की स्थापना की। ये शासन 1765 से 1772 तक रहा। ठीक, इस द्वैध शासन का संस्थापक था क्लाइव। क्लाइव की ही देन थी ये सोच जो थी, ये क्लाइव की, क्योंकि इस समय गवर्नर क्लाइव ही थे। ठीक है, अब इसमें देखिए इन्होंने क्या किया। प्रशासन, राजस्व वसूली, प्लस और दीवानी न्याय, ये अंग्रेजों ने स्वयं के पास रखा। सोचो, फौजदारी न्याय नहीं रखा है क्योंकि उसमें लाभ नहीं होता है, दीवानी न्याय रखा है जहां से लाभ हो सकता है। राजस्व वसूली तुम कर रहे हो, दीवानी न्याय तुम कर रहे हो, तो राजस्व वसूली में जो भी होगा अपने हिसाब से न्याय करोगे भाई, उसमें क्या दिक्कत? इसे कहते हैं कौवा, कुटिल कौवा। ठीक है, फिर देखिए क्लाइव ने इस द्वैध शासन के अंतर्गत चीजें कैसे बांटी। सारी चीजें ली हैं, उत्तरदायित्व तो नहीं लिया। अब अगर उत्तरदायित्व तो नहीं ले रहे हैं तो उत्तरदायित्व दिया किसको? बंगाल के नवाब को। बंगाल के नवाब को क्या चीज थी?
कि इसको चलाने के लिए 53 लाख रुपए वार्षिक इनको प्रदान करना था, बंगाल के नवाब को देना था। तो अगर 53 लाख रुपए वार्षिक बंगाल के नवाब को दे रहे हैं तो स्थिति क्या हो जाएगी कि एक तो बंगाल के नवाब को भी कुछ मिल गया, दूसरा स्वतः लाभ कितना मिलेगा, जाता भी राजस्व वसूली है उन सब में, तो उसमें 53 प्लस 26 किसको, मुगल बादशाह को, यानी इतने लाख रुपए वार्षिक अंग्रेजों को किसको देना है, बंगाल के नवाब को और मुगल बादशाह को। इतना देने के पश्चात जो भी शेष था वो सारा का सारा अंग्रेजों को हो गया। अब इस व्यवस्था में इन्होंने किया क्या, इन्होंने अलग अलग नियुक्तियां की। दीवानी कार्य के लिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों जगह अलग अलग व्यक्तियों की नियुक्ति की और वही व्यक्ति वहां से उसको राजस्व की वसूली करते और फिर अंग्रेजी राजकोष में जमा कर देते। बंगाल में मोहम्मद रजा खां दीवान बनाए गए। बिहार में राजा सिताब राय बनाए गए और उड़ीसा में राय दुर्लभ, ये 3 व्यक्ति आते हैं। ठीक, बंगाल में मोहम्मद रजा खां, बिहार में राजा सिताब राय, उड़ीसा में राय दुर्लभ, ये 3 लोग 3 प्रांतों में दीवान बनाए गए। और जब ये तीनों दीवान है तो इनका काम क्या है, उत्पादन पर राजस्व की वसूली। ठीक, अब ये स्वयं भी उत्पादन पर राजस्व की वसूली नहीं कर रहे हैं, नवाब तो बन गए लेकिन राजस्व की वसूली स्वयं नहीं कर रहे हैं, किसी तीसरे के माध्यम से कर रहे हैं। अब तीसरे के माध्यम करेंगे होगा क्या, देखो जो ठेका प्रणाली अपनाएगी राजस्व में, राजस्व वसूली में भी इन दीवानों ने ठेका प्रणाली पर लागू की। इस ठेका प्रणाली में होता है क्या, जैसे आधुनिक समय में होता है क्या है, ठेका सबसे ऊंची बोली वाले व्यक्ति को ही मिलता है। तो यहां पर भी जब ठेका प्रणाली हुआ तो जो व्यक्ति सबसे ऊंची बोली लगाएगा राजस्व की वसूली भी तो उसे मिलेगी, होगा यही। तो इस ठेका प्रणाली में सबसे अधिक बोली जो भी व्यक्ति लगाता था, सबसे अधिक बोली, उस व्यक्ति को राजस्व वसूली के अधिकार मिल जाते थे। जो भी व्यक्ति सबसे अधिक बोली लगाएगा उस व्यक्ति को राजस्व वसूली के अधिकार मिलेंगे। अब समस्या थी कि जिस क्षेत्र की वसूली के अधिकार दिए जा रहे हैं, क्या उस क्षेत्र में जितनी बोली उसने लगाई है उतनी ही राजस्व की मात्रा मिल रही है पहले से या ज्यादा मिल रही है, इससे मतलब नहीं था। स्थिति क्या हुई कि जो ठेकेदार थे उन्हें जब इस चीज में लाभ दिखा तो अत्यधिक बोली लगाने लगे, क्योंकि यह जो ठेका प्रणाली था वो 1 वर्षीय था, यानी प्रत्येक वर्ष नए ठेकेदार आ जा रहे हैं राजस्व वसूली में। अब अगर नया ठेकेदार आ जा रहा है तो क्या जो राजस्व वसूली करता होगा नया, वह क्या उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के उत्पादन बढ़ाने का कार्य करेगा? कभी नहीं। उसको क्या है, 1 साल का है, अगली साल पता नहीं ठेकाओं का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो जिस साल है उस साल हम घाटे में काहे जाएं, क्यों सामाजिक कार्य करें,
जो सामाजिक कार्य करेंगे उसका कोई प्रतिफल मिलना नहीं है, तो राजस्व की वसूली करो, कुछ लाभ लो और दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ। तो जब ये व्यवस्था है तो उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कोई भी नहीं करता, और अगर उत्पादन बढ़ाने का प्रयास नहीं हो रहा है तो फिर राजस्व की मात्रा में तो वृद्धि होगी, लेकिन उत्पादन में हमेशा धीरे धीरे करके कमी आ जाएगी। ये चीजें होंगी। अब यहां पर हुआ क्या कि इस राजस्व वसूली में मूल जमींदार नहीं आए, बहुत से सूदखोर भी आ गए, जिनके पास मानवीय संवेदना नाम की कोई चीज होती ही नहीं थी। इनका मूल उद्देश्य था कैसे अधिक से अधिक लाभ कमाया जाए, और लोगों के शोषण से कोई मतलब नहीं है, उसका थरिया चप्पल जूता भी बेच करके इनको राजस्व की मात्रा की पूर्ति करनी थी। और अगर ऐसी चीज हो जाए, भाई उत्पादन हुआ 10 कुंटल, राजस्व मांग रहे हो 11 कुंटल, तो 10 कुंटल जो उत्पादन है वही तो दे पाएंगे। आप गर्दन पर लाद रख दो और ये कहो 10 कुंटल या जीवन, तो शायद व्यक्ति 10 कुंटल देना ज्यादा प्रेफर करेगा, जीवन नहीं देगा, क्योंकि यही कहेगा चलो 10 कुंटल ले जाओ, जीवन तो भगवान भरोसे चल जाएगा ही। तो यहां पर वही स्थिति हुई, लोगों से उत्पादन का अधिकतम भाग ले लिया जाता था। कहीं कहीं तो स्थिति हो गई पूरा पूरा उत्पादन ही ले लिया गया, वो मजदूरी करने विवश हो गए, खेत छोड़ने पर विवश हो गए। ये सारी चीजें हैं। तो जब ये चीजें आ रही हैं तो ऐसे में ही अकाल की स्थिति आती है। अब दूसरा एक उदाहरण देखते हैं। इंग्लैंड में जो काउंसिल थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वहां का एक आदेश आया निदेशक मंडलों का कि भारत में सिल्क उत्पादन जो होता था बंगाल में, उसको रोककर, सूती वस्त्रों के उत्पादन को रोककर रेशमी वस्त्रों के उत्पादन को बढ़ाया जाए। अब देखिए, चूंकि अंग्रेजों ने अपने कारखाने बना रखे थे, अपने कारखानों में ही कार्य कराते थे, जबरदस्ती जुलाहों को पकड़ लाते थे, ये सब चीजें थी। जुलाहे स्वयं अपना जो कार्य करते थे, थोड़ा बहुत अतिरिक्त लाभ हो जाए, वो लाभ नहीं मिल सकता था। उत्पादन बढ़ाने की बात हुई, सूती कार्य ज्यादा होता था, तो अब जुलाहों को सूती कार्यों से छोड़ करके रेशमी वस्त्रों की तरफ ले आया गया, और रेशमी वस्त्रों की तरफ इस तरीके से लाया गया कि ये जुलाहे मजबूर हो गए अपने परंपरागत व्यवसाय को छोड़ने के लिए। परंपरागत व्यवसाय क्या था? कपड़े का निर्माण, सूत काटना, कपड़ा बीनना, ये सारी चीजें। तो अगर ये परंपरागत व्यवसाय को छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं तो समस्या क्या थी कि करते कैसे? क्योंकि अंग्रेज इनसे जबरदस्ती काम लेते थे, कार्य करवाते थे। अब ये उस परंपरागत व्यवसाय में भाई लाभ नहीं है, सिवाय घाटा है, तो हम काहे काम करें? जहां हमको खाली खनवे बनाना है, खाना नहीं खाना है, तो ऐसी जगह पर भूखे पेट कब तक भजन कर सकते हैं, कब तक खाना बनाएंगे? एक समय तो वो आएगा ही आएगा कि हम वहां काम करना छोड़ के अन्यत्र कहीं काम करने चले जाएंगे। जुलाहों के साथ भी वही स्थिति हुई। जब इनसे जबरदस्ती और ये मजबूर हो गए तो अधिकतर जुलाहों ने अपना अंगूठा काट डाला। अब अगर जुलाहे अपने परंपरागत व्यवसाय को छोड़ते हैं तो ये जाएंगे कहां? कहीं ना कहीं तो आएंगे। अब इन जुलाहों को कृषि पर आना पड़ा। भाई कृषि पहले से ही रहा होगा, तो स्थिति क्या है? घर में कृषि एक ही व्यक्ति भी कर सकता है, 8 व्यक्ति भी कर सकते हैं। तो ये लोग करते कहते हैं सुबह शाम खेती चले गए, 1 घंटा 2 घंटे के लिए खेती काम हो गया, और फिर कपड़ा बुन रहे हैं, कपड़े से अतिरिक्त लाभ, खेती से अतिरिक्त लाभ, ये सारी चीजें हो रही थी। अब जब जुलाहागिरी का काम, जो परंपरागत व्यवसाय था, वो खत्म हुआ, तो टोटल भार किस पर आया? कृषि पर।
और जब टोटल भार कृषि पर आएगा तो पहले कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या कम थी, अब कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या ज्यादा है। दूसरी तरफ कृषि पर नई व्यवस्था में राजस्व की मात्रा भी काफी ज्यादा। अब अगर नई व्यवस्था में राजस्व की मात्रा भी ज्यादा है तो समस्या क्या है? कृषि में उत्पादन भी तो ज्यादा होना चाहिए, लेकिन जब उत्पादन बढ़ाने का कोई प्रयास ही नहीं किया गया तो उत्पादन में वृद्धि कैसे हो सकती थी? ऐसी अवस्था में उत्पादन में वृद्धि नहीं होती, उत्पादन में वृद्धि हो ही नहीं सकती थी। भार बढ़ा, कृषि में जोत का आकार कम होगा, और जब जोत का आकार कम होता है तो कृषि उत्पादन भी कम होता है, और उत्पादन कम होता है, खाने वालों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती है तो भूखमरी की समस्या आती है। क्योंकि भारतीय संपूर्ण कृषि व्यवस्था मानसूनी जलवायु पर निर्भर करती है, और अगर जलवायु में थोड़ा बहुत अंतर आया तो उत्पादन भी काफी ज्यादा प्रभावित हो जाता है। तो 1768 से 70 के बीच में यह प्रभाव देखने को मिलता है, और कहते हैं इस दौरान बंगाल में एक भीषण अकाल पड़ा, जिसमें संपूर्ण बंगाल की 1/3 जनसंख्या मौत को प्राप्त हो गई। यानी 1/3 जनसंख्या भगवान के पास पहुंच गई। भगवान ने क्या कहा? भूखों मरने से अच्छा है बेटा तुम लोग मेरे पास चले आओ, भूख से तो नहीं मरोगे। उन्होंने ऊपर ही बुला लिया, कहा चलो ठीक है, तुम सब नीचे काहे कुत्तों की तरह पड़े हो, खाना नहीं मिल रहा है, अंग्रेज इतना चूसे जा रहे हैं, अच्छा है हमारे पास आ जाओ, राम भजन करेंगे, कुछ भी करें जो भी होगा, ठीक है। तो ये जनसंख्या ऊपर पहुंच गई। इस संपूर्ण काल को के.एम. पणिक्कर ने डाकुओं का राज्य कहा है, ध्यान रखना इसको, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ लूट थी। इस द्वैध शासन प्रणाली के बहुत से दोष थे। इसमें भारत का जो विकास हो सकता था वह बंगाल, जो मुगल काल में सबसे समृद्ध प्रांत हुआ करता था, अंग्रेजों ने कुछ ही वर्षों में भारत का सबसे गरीब प्रांत बना दिया। ये व्यवस्था थी। कहते हैं अंग्रेजों के पास एक ऐसा चूसक यंत्र था जो बंगाल की संपूर्ण समृद्धि को चूस कर ले जाकर के इंग्लैंड में छोड़ देता था। ये स्थिति आई, बंगाल की जनसंख्या भी गई, वहां के जो परंपरागत उद्योग भी गए, वहां जो लोग थे उनकी भी स्थिति खराब हुई। अंत में जब यह व्यवस्था देखी गई तो ब्रिटेन में भी इसका काफी हो हल्ला हुआ, और अंत में पुनः इस व्यवस्था को समाप्त करने की बात आती है, और अंततः 1772 में वारेन हेस्टिंग्स को भेजा गया ताकि वह इस व्यवस्था को समाप्त करके कोई एक नई व्यवस्था ला सके। तो अब हम लोग आते हैं वारेन हेस्टिंग्स के समय। कोई चीज ना समझ में आई हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे कि आपको वो चीज समझा ले जाए। नेक्स्ट देखिए, वारेन हेस्टिंग्स ये भारत है 1772 से 1785 टाइम पीरियड का। 72 में आने के पश्चात जो इनका सबसे पहला कार्य था वो था द्वैध शासन की समाप्ति। द्वैध शासन समाप्त कर दिया, चलो ठीक है, द्वैध शासन समाप्त की, सारा अधिकार तुम्हारे पास हो गया, सिराजुद्दौला खत्म, ठीक है, सॉरी नजमुद्दौला खत्म। लेकिन द्वैध शासन समाप्त करने के बाद राजस्व वसूली की व्यवस्था में भी तो परिवर्तन होना चाहिए। अगर राजस्व वसूली की व्यवस्था में आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं तो फिर द्वैध शासन को समाप्त करने का लाभ क्या होगा? क्योंकि इसके बाद भी 1 वर्षीय ठेका प्रणाली जारी रही। बस समस्या यह थी कि
जो केवल अब तक दीवानी अधिकार थे, वो फौजदारी अधिकार भी अंग्रेजों ने अपने पास ले लिए। यानी उत्तरदायित्व भी अंग्रेजों ने स्वयं ग्रहण किया, जो उत्तरदायित्व अब तक बंगाल को के नवाब को दिए हुए बैठे थे। बस अंतर यही आया कि अंग्रेजों ने अगर शासन किया तो उत्तरदायित्व भी यहां खुद स्वीकार की, पहले बंगाल के नवाब को दिया था। ठीक है, तो ये एक परिवर्तन आया। इसी दौरान 1773 में पहला संवैधानिक विकास भारत में आता है कि संवैधानिक तरीके से कुछ न कुछ नियम बना करके शासन किया जाए, और उसके अंतर्गत पहला रेगुलेटिंग एक्ट, पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब देखिए इसमें किया क्या क्या। ठीक है, 4 सदस्यीय एक गवर्नर की परिषद का गठन किया गया। यानी अब तक केवल गवर्नर था, अब 4 सदस्यीय गवर्नर की परिषद, जिसमें 3 अन्य सदस्य थे। पहली चीज। दूसरा, बंगाल के गवर्नर को मद्रास और बंबई के गवर्नरों पर अधिकारिता दी गई। यानी बंगाल का गवर्नर अब क्या हो गया, बंगाल का गवर्नर जनरल, या भारत का भी गवर्नर जनरल कह सकते हैं इसे। ठीक है, पहला गवर्नर जनरल कौन, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, ये चीजें। दूसरा, इसमें यह कहा गया कि मद्रास और बंबई के जो गवर्नर हैं वो बंगाल के गवर्नर के अधीन होंगे। कैसे? ये गवर्नर बिना बंगाल के गवर्नर की अनुमति के किसी भी भारतीय राज्य से युद्ध नहीं कर सकते, संधि नहीं कर सकते, उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अर्थात किसी भी प्रकार के, सारे नहीं भाई, कुछ भारतीय मामलों के संबंध में प्रकार के कार्यों में बंगाल के गवर्नर की अनुमति इन दोनों जगह के गवर्नरों के लिए आवश्यक कर दी गई, लेकिन बंगाल के गवर्नर को इनसे अनुमति नहीं लेना था। यानी अब संपूर्ण भारत में बंगाल का गवर्नर सर्वोच्च था। बंगाल के गवर्नर पर नियंत्रण कौन करता? निदेशक मंडल। ठीक है, दूसरा जो कार्य किया गया, कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो अच्छी बात थी, सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए, क्योंकि फौजदारी दीवानी दोनों मामले अब किसके पास आ गए? अंग्रेजों के पास आ गए। तो अगर फौजदारी और दीवानी दोनों मामले अंग्रेजों के पास आ गए हैं तो न्यायिक व्यवस्था में कुछ न कुछ सुधार तो होना चाहिए। तो यहां पर सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई। इस सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, इसे पूछा गया है, सर इलिजा इम्पे बनाए गए। इसके अतिरिक्त 3 अन्य न्यायाधीश बेस में नियुक्त किए गए। यह जो सर्वोच्च न्यायालय था इसे अभिलेख न्यायालय बताया गया।
कहा गया। अब बात आती है अभिलेख न्यायालय क्या होता है। जब हम अभिलेख न्यायालय की बात करते हैं तो वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, यही दोनों अभिलेख न्यायालय होते हैं। उससे नीचे जितनी भी न्यायिक प्रणाली है उनको अभिलेख न्यायालय में नहीं रखा जाता है। अभिलेख न्यायालय से तात्पर्य है इनके सभी निर्णयों को सुरक्षित रखा जाएगा और इनके जो भी निर्णय हैं वो निम्न न्यायालयों में यानी छोटे न्यायालयों में, जिला स्तर या तहसील स्तर के जो भी न्यायालय हैं उसमें उदाहरण के तौर पर लिया जाएगा। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को जिला न्यायालय या तहसील न्यायालय या उससे छोटे के जो भी न्यायालय हैं उन सभी न्यायालयों में अभिलेख के तौर पर लिया जाएगा, अर्थात उन न्यायालयों के निर्णयों को एक स्वीकृति के रूप में स्वीकार किया जाएगा। ये चीजें यहां आई 1773 में। चलो 1773 में आई, व्यापार जो जैसे हो रहा था वो वैसे हुआ। अब जो कर्मचारी थे इसमें यह भी कहा गया कि 20 वर्ष के पश्चात कंपनी व्यापार करेगी, 20 वर्ष के बाद पुनः समीक्षा की जाएगी कि कंपनी का व्यापार आगे बढ़ाया जाए या नहीं। यानी 1773 में पुनः चीजें आएंगी, 1793 में पुनः चीजें आएंगी, कंपनी के स्थिति की समीक्षा, क्या आगे कंपनी रहे या ना रहे, ये चीजें की जाएंगी। अब देखिए स्थिति क्या होती है परिवर्तन। (1784) में पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट ठीक है। अब क्यों आया ये? क्योंकि ये कहा जाता है कि ये संसद सदस्य के द्वारा या सरकार के द्वारा ही लाया गया था। इसमें हुआ क्या था कि अभी तक कंपनी के जो नियम थे उसके अनुसार भारत के साथ व्यापार केवल और केवल कंपनी ही करती या कंपनी का कोई कारिंदा करता, ये चीजें थी। और कंपनी का अगर हम लोग देखें डाटाबेस तो ये देखते हैं कि कंपनी लगभग 20% वार्षिक का लाभ अपने अंशधारकों को दे रही थी। अगर कंपनी 20% वार्षिक लाभ अपने अंशधारकों को दे रही है यानी कंपनी में कार्य करने वाला कारिंदा लाभ का परसेंटेज उसका ज्यादा होगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं। एक व्यक्ति है, नाम है घुरकू। नाम है घुरकू, गांव के व्यक्ति हैं, चलो ठीक है। ये घुरकू अपने घर से नाराज होकर बंबई गए कमाने। बड़ा अच्छा पैसा कमाए, घर पे भेजते थे, पता चला झोपड़ी थी, पक्का बन गया, घुरकुआ पैसा भेजा है। फिर कुछ पैसा भेजे, मोटरसाइकिल आ गई, लोगों ने पूछा होगा अगल बगल वाले ने, भैया बड़ा पैसा, अरे घुरकुआ भेजा है, कोई बात नहीं। फिर कार आ गई, अरे भैया कारों ले आओ, कहां से पैसा, अरे घुरकुआ भेजा है। तो लोगों के दिमाग में घुरकू के प्रति एक सम्मान जगेगा। वो घुरकू जो अब तक गांव गली मोहल्ले में बैठ के चुनही रगड़ा करते थे, किसी से भी मांग लिया करते थे, वो घुरकू अगर ये कंडीशन में अपने फैमिली को ला रहे हैं तो घुरकू के प्रति ये सम्मान बढ़ेगा, लोगों को बनेगा, सम्मान की भावना आएगी और लोग ये सोचेंगे कि घुरकू कब गांव आ जाएं। अगर घुरकू गांव आते हैं तो घुरकू से एक चर्चा जरूर करेंगे। घुरकू के ही पड़ोसी थे मंगतराम। अब मंगतराम के दिमाग में यह बात आने लगी, रोज घुरकू के यहां जाएं, अरे दादा का बताई लड़कवा आवत ना है, बुलाए लेती हूं, हमारे लड़कवा के लिए जात कुछ 100-200 रुपया कम, ये सब चीजें आएंगी।
अंततः घुरकू गांव आए, तुरंत मंगतराम पहुंचाओ, भैया का हाल है, बहुत अच्छा, तुम्हारा तो सब अच्छा से अच्छा चलता है, ऐसा करो कि हमरे लौंडवा का भी हुआ लिए जाओ। बात आ गई, मेरे भी बेटे को आप जहां हो काम कर रहे हो वहां लिए जाओ, कम से कम कुछ तो कमाएगा, गांव पैसे लाखारागिरी करता रहता है तो ये तो बात आएगी। अब घुरकू ने कहा नहीं, वैसे नहीं जा सकता है, वो कंपनी जो है वही लेके जाएगा, ठीक, और कंपनी ही वो काम करती है, कोई और नहीं करेगी। तो जैसे ही घुरकू ये कहेंगे, मंगतराम क्या सोचेंगे, मेरा बेटा भी उसी कंपनी में किसी प्रकार से घुस जाए। अब मान लो कंपनी नहीं ले रही है, भाई सीमित सीट है, सबको तो नहीं लिया जा सकता, नहीं ले रही है, तो कंपनी कार्य क्या कर रही है, देखो अब लोगों को दिमाग चालू पूरा फाट। कंपनी कार्य क्या है, पता चला कंपनी कार्य है जूता बनाना, और इस जूता बनाने के कार्य में वो एकाधिकारी है। लोग क्या कहेंगे, जब जूता बनाने में इतना फायदा है तो खाली वह काहे बनाता है, हमको भी तो बनाने को मिलना चाहिए। तो दूसरे लोग तुरंत इसके इस एकाधिकारी अधिकार को चुनौती दे देंगे, और इस चुनौती के लिए एक आंदोलन खड़ा हो जाएगा, और आंदोलन ऐसा होगा कि सरकार को विवश कर दिया जाएगा कि उसके इस एकाधिकारी अधिकार को समाप्त किया जाए। लेकिन चूंकि कंपनी बहुत बड़ी है, वो संसद को खरीद सकती है, संसद में उसके बहुत से फंडिंग वाले सदस्य भी हैं, उन सदस्यों को अपने अनुसार समझा सकती है, इसलिए अपने अधिकार जो एकाधिकारी के अधिकार हैं उसे वो कुछ समय तक अस्थायित्व दे सकती है। तो पिट्स इंडिया एक्ट में यही बात आई कि कैसे कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया जाए। तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की बात आती है, प्रस्ताव पारित किया गया और अंततः एक संसदीय नियंत्रण स्थापित कर दिया गया, यानी कंपनी अब खुद स्वतंत्र नहीं है, उसके ऊपर ब्रिटिश संसद का भी कुछ न कुछ नियंत्रण होगा। तो इस पिट्स इंडिया एक्ट में किया गया 6 कमिश्नरों का बोर्ड बनाया गया। छह कमिश्नरों का एक बोर्ड गठित होता है। अब इस जो 6 कमिश्नरों का बोर्ड था, इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया इस 6 कमिश्नरों को वो। और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो अध्यक्ष था वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। लो बात आ गई चीजें। अब अगर बोर्ड ऑफ कंट्रोल मंत्रिमंडल का सदस्य है, अध्यक्ष बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सदस्य, अध्यक्ष ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य है, अर्थात उस सदस्य के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल डायरेक्ट होती और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से भारत में स्थित गवर्नर जनरल बंगाल का डायरेक्ट होता। अर्थात कंपनी पर संसदीय व्यवस्था का थोड़ा बहुत नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। इसमें दूसरा परिवर्तन क्या किया गया कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी 4 सदस्य थी, उसमें सदस्य 3 कर दिए गए, यानी वही पुरानी व्यवस्था पुनः बनाई रखी गई। ठीक है। अब चीजें क्या हैं आगे नेक्स्ट पे जो हम लोग बात करेंगे, उसमें 1858 तक का एक संसदीय व्यवस्था हम लोग देख सकते हैं। संवैधानिक विकास जो हुआ, वो संवैधानिक विकास के पश्चात हम बात करेंगे कि मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, कार्नवालिस के कार्य, सहायक संधि प्रणाली और विलियम बेंटिंक के बाद डलहौजी
यानी 1857 की जैसे ही क्रांति के कारण हम लोग शुरू करेंगे, डलहौजी आ जाएंगे। क्रांति कारण में तो बहुत सी चीजें आ जाएंगी, वो सब चीजें हम लोग बाद में करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।